हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमने 12th क्लास की जो हमारी 6th यूनिट है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी, उसमें कंसंट्रेशन ऑफ ओर तक का किया था। हमने किया था मेटल क्या है, इसमें मिनरल्स क्या हैं, ओर क्या है। उसके अलावा हमने कुछ इम्पोर्टेंट जो ओर्स थी उनके नेम, मिनरल्स के नेम, किस मेटल के, ये किए थे। फिर हमने किया था कि इसको अगर हम मेटलर्जी करें, उसमें से इम्प्योरिटीज निकालें, तो मेन हम 4 प्रोसेस अप्लाई कर रहे थे जनरल। अदरवाइज तो ये किसी एक मेटल के एक्सट्रैक्शन पर हम एक पूरी बुक बना सकते हैं, लेकिन हम जनरल कर रहे हैं इसमें बेसिक। तो उसमें हमने किया सबसे पहले तो कर्सिंग ऑफ ओर, उसको पाउडर फॉर्म में हमने कर्स कर लिया यूजिंग बॉल मिल और स्टेम मिल। फिर जो हमारे पास पाउडर फॉर्म आई उसको हमने क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हमने क्या किया, उसमें से मेनली जो अर्थली इम्प्योरिटीज थी उनको रिमूव कर दिया, मीन्स कंसंट्रेटेड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे कर्ड मेटल। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ कर्ड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, कंसंट्रेटेड ओर से कर्ड मेटल निकालने। अब जो कंसंट्रेटेड ओर था उससे अगर हमें कर्ड मेटल निकालनी है तो उसके लिए पहले तो हम क्या करेंगे, जो कंसंट्रेटेड ओर है इसको हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, मेटल ऑक्साइड में। क्यों? क्योंकि कर्ड मेटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जनरली हम करते हैं, वैसे तो डिपेंड करेगा ये मेटल पर और इम्प्योरिटीज दोनों की नेचर पर। तो जनरलाइज हम क्या करेंगे, इसको जनरली करते हैं हम पहले तो मेटल का ऑक्सीडेशन कर लेते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, फिर उसका रिडक्शन करके मेटल निकाल लेंगे। क्योंकि मेटल को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना इजी है और मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करके मेटल निकालना भी इजी है, तो हम ये प्रोसेस यूज करते हैं कि पहले हम क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड और को उसके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे बाय ऑक्सीडेशन, फिर इसका रिडक्शन करके हम क्या कर लेंगे, इसको मेटल में कन्वर्ट करेंगे, कर्ड मेटल में। अब इसके लिए हम 2 प्रोसेस क्या क्या लगाते हैं, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ये 2 प्रोसेस अप्लाई करते हैं हम, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ये कोई नया नहीं है, 10th क्लास में भी मेटल वाले चैप्टर में आपने कर रखा है, वही कैल्सिनेशन और रोस्टिंग है। कैल्सिनेशन में क्या करते हैं, जो मेटल ओर है, जो कंसंट्रेटेड मेटल ओर है, इज स्ट्रांगली हीटेड, स्ट्रांगली हीट करेंगे लेकिन मेल्ट नहीं करेंगे, ध्यान रखना है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। स्ट्रांगली हीट करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट से लेस पर करेंगे। अगर कैल्सिनेशन है तो इन द absence of air or in the very limited या limited supply of air। हम क्या करेंगे, मेटल जो ओर है उसको स्ट्रांगली हीट करेंगे एयर की एब्सेंस में या बहुत ही लिमिटेड सप्लाई में। उससे क्या होगा, तो पहले तो ये पॉइंट आना कि किस टाइप की मेटल ओर ले। इसमें हम यूज करेंगे जनरली मेटल कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स। तुम यहां पर भी डाल सकते हो कैल्सिनेशन, इसमें क्या होगा, मेटल कार्बोनेट ओर्स जो होंगे, या मेटल कार्बोनेट एज स्ट्रांगली हीटेड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अब मेटल कार्बोनेट लेंगे तो क्योंकि उसमें CO3 तो ऑलरेडी है मेटल के साथ, अगर CO3 है तो इसे हमें ऑक्सीजन देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि CO3 से ऑक्सीजन अपने आप मिल जाएगा। जब गर्म करेंगे तो CO2 और O2 में कन्वर्ट हो गए, तो इस वजह से हमें मिल जाएगा, नहीं देने पड़ेंगे। अब जब हम इसको हीट करेंगे तो होगा क्या, जो मेटल कार्बोनेट है उसको हम कन्वर्ट करेंगे मेटल ऑक्साइड और CO2। उसके अलावा देखते हैं पहले क्या क्या चेंजेस होंगे। एक तो इसके अंदर से जो मॉइस्चर होगी वो क्या हो जाएगी, रिमूव, मॉइस्चर इज रिमूव्ड। उसके अलावा क्या होगा,
मॉइस्चर जो कहाँ से आ सकती है? मॉइस्चर जो हमने मान लिया हाइड्रोलिक वॉशिंग की हो या कोई और मेथड लगाया हो, फ्रोथ फ्लोटेशन वगैरह, कोई कुछ भी है जिसमें ये मॉइस्चर आई हो, या हाइड्रेटेड अगर हो, मेटल और सॉल्ट्स हैं, वो भी क्या हो जाएंगे? डिहाइड्रेटेड। उसके अंदर से भी मॉइस्चर निकल जाएगी। कोई वोलेटाइल इंप्योरिटी है, वोलेटाइल इंप्योरिटी है तो वोलेटाइल तो है ही, वो जो इजीली वेपर में चले जाएं, वो भी क्या हो जाएंगे? ड्रॉन या रिमूव्ड, वो भी निकल जाएंगे। इसके अलावा क्या होगा? जो मेटल कार्बोनेट है और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मेटल ऑक्साइड प्लस क्या रिमूव कर देंगे? CO2। अब अगर इसमें से CO2 निकली तो इसमें क्या भी होंगे? पोर्स, जिससे क्या हो जाएगा? इजी टू ऑपरेट फर्दर, उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन करना है, जो भी चेंजेस करने हैं वो आसान होंगे, उसके अंदर पोर्स बन जाएंगे। अब ये हुआ कैसे? जैसे हमारे पास मान लिया CaCO3 है, स्ट्रोंगली हीट कर दें, क्या कर दें? स्ट्रोंगली हीट कर दें, क्या होगा? ये CaO प्लस CO2। अगर ये हो ZnCO3 हो तो ZnO प्लस CO2, ऐसे ही CuCO3 है तो CO एंड CO2, ये हो जाएंगे, मेटल ऑक्साइड हमारा बन गया। इधर क्या होगा? इसमें हम लेंगे मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए किसको? मेटल सल्फाइड, मीन्स मेटल और is strongly heated in the excess को या प्रेजेंस को of air below its melting point। मेल्टिंग पॉइंट से नीचे दोनों को रखना है। इसमें क्या होगा? जो मेटल सल्फाइड और आर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड्स। उसमें मेटल कार्बोनेट थे, इसमें मेटल सल्फाइड है, उसको कन्वर्ट करेंगे। बाकी जो ये चेंजेज हैं इसमें भी क्या होंगे? वोलेटाइल इंप्योरिटीज रिमूव हो जाएंगे। इसमें भी क्या होगा? कोई मॉइस्चर वगैरह होगी वो रिमूव हो जाएगी। इसमें भी क्या होगा? कोई मान लिया ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हमने यूज कर रखा है, वो भी निकल जाएगा। इसमें भी क्या होंगे? पोर्स होंगे, तो वो भी क्या हो जाएंगे? इजी टू ऑपरेट होंगे। बाकी काफी हद तक ये चेंजेस हैं। हम मेन पर आ जाते हैं। जो मेटल सल्फाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेटल ऑक्साइड प्लस SO2। जैसे सपोज ZnS है, O2 डाल के हीट करें, ये होगा ZnO एंड SO2। बैलेंस कर लो, अपना बैलेंस करना है तो ये हो जाएगा ZnO एंड SO2 बैलेंस। अब जो ये SO2 बनेगी यहाँ, इसको हम ऐसे ही नहीं है कि ऐसे ही छोड़ देंगे। SO2 को कहाँ यूज कर लेते हैं हम? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4। इंडस्ट्रीज आपस में जो भी चीज़ें बनती है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर दूसरी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग, अगर वो रॉ मटेरियल मिल रहा है तो साथ में ही लगा लेते हैं उसे भी। जो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, हम यहाँ बस बेसिक पढ़ रहे हैं। इनके ऊपर एक एक के ऊपर पूरे बड़े बड़े ग्रंथ टाइप से बड़ी बड़ी बुक्स लिखी जा सकते हैं, और हैं भी ऑलरेडी, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें यूज होती है। हम सिर्फ बेसिक कर रहे हैं इसका। अब यहां से एक चीज देखो, हमारा चाहे कैल्सिनेशन है चाहे रोस्टिंग है, बनाया क्या? फाइनल प्रोडक्ट क्या है? मेटल ऑक्साइड। और हमें क्या चाहिए? कर्ड मेटल चाहिए। अभी हमने बताया था अगर हमारा मेटल ऑक्साइड आएगा तो हम रिडक्शन करके क्या निकाल लेंगे? मेटल।
अब मेटल ऑक्साइड पर डिपेंड करेगा रिडक्शन किससे करेंगे, वो हम एल्यूमिनियम को यूज कर सकते हैं, वो हम कार्बन को भी यूज कर सकते हैं, वो हम हाइड्रोजन को भी यूज कर सकते हैं रिडक्शन के लिए। कुछ चीज़ों को सिर्फ गर्म करने पर भी उनका रिडक्शन हो सकता है, उसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगी। तो डिपेंड करेगा मेटल ऑक्साइड के नेचर पर कि हम क्या प्रोसेस उसके ऊपर अप्लाई करें। कुछ ज़्यादा एक्टिव हैं उनके केस में हम क्या भी यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस भी यूज़ करेंगे। तो ये कुछ प्रोसेस होंगे अलग अलग मेटल ऑक्साइड के अकॉर्डिंग उसको मेटल में कन्वर्ट करने के। चलो देखते हैं। अब जो मेटल ऑक्साइड से हम मेटल निकालते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं पायरोमेटलर्जी। क्या बोल देंगे, पायरोमेटलर्जी। तो पायरोमेटलर्जी क्या होगी, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड से मेटल निकालना हमारा पायरोमेटलर्जी है। इसमें देखो सपोज हमारे पास ही है ZnO या CuO है या PbO है, हम कार्बन डाल के भी क्या कर सकते हैं, इनका रिडक्शन कर सकते हैं। Zn प्लस CO, Cu प्लस CO, Pb प्लस CO। हम क्या भी कर सकते हैं, इनके साथ कार्बन मोनो डाल के भी रिडक्शन करवा सकते थे। वो क्या बनता, वही Zn प्लस CO2 बन जाता। यहाँ पर Cu प्लस CO2, यहाँ Pb प्लस CO2। क्यों हुआ, क्योंकि जो कार्बन है इसकी ऑक्सीजन के साथ ज्यादा टेंडेंसी है, CO की भी क्या ऑक्सीजन के साथ काफी ज्यादा टेंडेंसी, इसलिए ऐसा कर पाए हम। अगर हम कार्बन को यूज कर दें, ये हमने क्या डाल दिया, कोक या कोल, तो द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल यूजिंग कार्बन इन एनी फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज स्मेल्टिंग। उसे क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग। जो पायरोमेटलर्जी है वो तो क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स इनटू मेटल। मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना, तो सारा ये पायरोमेटलर्जी, कुछ भी लगाओ। लेकिन अगर तुमने कार्बन यूज की किसी भी फॉर्म में, इन दैट केस वो क्या बोल सकते हो, स्मेल्टिंग। एक थर्मिट रिएक्शन है, थर्मिट रिएक्शन, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, एल्यूमिनोथर्मी। मतलब हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम डाल के हीट करेंगे कुछ मेटल ऑक्साइड, जैसे Cr2O3 है सपोज, हमने एल्यूमिनियम डाल के इसको हीट किया तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से हमारा क्रोमियम अलग निकलेगा और Al2O3 अलग निकल जाएगा। बैलेंसिंग के लिए कर दिया, ये बैलेंस हुआ। अब क्योंकि ये गर्म करेंगे और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसके केस में क्या होगा, जो मेटल मिलेगी हमें मेल्ट स्टेट में मिलती है। उसके अलावा यूजिंग H2 गैस, जैसे हमारे पास NiO हो, H2 डाल दें, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा निकल अलग और H2O अलग, क्योंकि हाइड्रोजन की भी काफ़ी हाई टेंडेंसी है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन की भी थी, ऐसे ही इसमें से एल्यूमिनियम की ज़्यादा थी। ऐसे ही अगर मैं टंगस्टन लूँ WO3, अगर मैं H2 डाल दूँ तो क्या होगा, W प्लस H2O3 आ जाएंगे। ये हमारे कुछ प्रोसेसेस हमने डाले। जनरलाइज करना है तो इसमें हमारा क्या होगा, मेटल X है, ऑक्सीजन Y है, तो H2 कितने डाल दोगे, Y, मेटल निकल जाएंगे X जो थे वो, और यहाँ पर Y H2O। यहाँ पर जनरलाइज करें हम तो क्या होगा, मेटल अगर हमारे X हैं, O Y हैं, तो हम कार्बन कितने डाल लेंगे, Y
जितने ऑक्सीजन है उतने ही कार्बन डाल दिए, मेटल X अलग से निकल जाएंगे, YCO निकल जाएगी। अगर CO2 का केस लोगे, मेटल X है और ऑक्सीजन Y है तो YCO डाल दो, तो CO की जगह CO2 निकल जाएगा, X मेटल और Y CO2। इस टाइप से हमारी जनरल रिएक्शंस भी हम बना सकते हैं। इसके अलावा और क्या लगा सकते हैं हम? इसके अलावा हो सकता है उसका सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन। ऑटो रिडक्शन में कैसे होगा? जो कम रिएक्टिव थे जैसे HGS है, उसके अंदर अगर हम ऑक्सीजन डाल दें तो क्या होगा? HGS प्लस O2 अगर ये इसके साथ हीट किया तो ये बन जाएगा Hg प्लस SO2। Hg अगर O भी होता तो भी अगर तुम हीट कर दोगे तो क्या होगा? Hg अलग प्लस O2 अलग निकल जाएगा। तो इस टाइप से भी हम मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो ये मेटल मिली कार्ड, लेकिन जो हमने ये प्रोसेस लगाया है किस पर लगाया? मेटल ऑक्साइड पर। अगर उस मेटल ऑक्साइड के साथ कुछ अर्थ इम्प्योरिटी फिर भी बाकी हो तो हम क्या और करते हैं? तो हम उसमें यूज करते हैं फ्लक्स। क्या यूज करते हैं? फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? एक सब्सटेंस होगा जो अर्थली इम्प्योरिटीज अब पेंडिंग है, जो अर्थली इम्प्योरिटीज जो बाकी हैं कुछ अमाउंट में, उनके साथ मिलके एक कंपाउंड फॉर्म करता है जिसे हम बोलते हैं स्लैग। जो क्या होगी? उससे की एक अलग लेयर बनेगी जो मेटल के अंदर नहीं मिलेगी, इजीली फ्यूजिबल बनेगी। तो फ्लक्स प्लस जो गैंग पार्टिकल है ये मिलके बनाते हैं स्लैग, जो क्या है? इजीली फ्यूजिबल। और एक अलग अलग लेयर बनाएंगे। अब जो फ्लक्स लेंगे ये भी हम दो टाइप के लेंगे। कौन कौन से? एक तो बेसिक फ्लक्स और एक एसिडिक एंड बेसिक फ्लक्स। ये किस तरीके से लेंगे? अगर हमारी इम्प्योरिटीज है बेसिक तो हम फ्लक्स कौन सा ले लेंगे? इम्प्योरिटीज एसिडिक है तो हम फ्लक्स कैसा यूज करेंगे? बेसिक। अगर इम्प्योरिटीज बेसिक है तो हम फ्लक्स कैसा यूज कर लेंगे? एसिडिक। सपोज हमारी इम्प्योरिटी है SiO2 विच इज एसिडिक इन नेचर, तो हम यूज क्या फ्लक्स कैसा यूज करेंगे? बेसिक। मान लिया CO यूज कर दिया, बेसिक फ्लक्स। ये इम्प्योरिटीज थी तो प्रोडक्ट क्या आएगा? CaSiO3। ये क्या बन गया? एक स्लैग जो इजीली फ्यूजिबल है, अलग लेयर बनाएगी, मेटल मोल्टन मेटल में नहीं मिलेगी। अगर हमारी इम्प्योरिटीज होती एसिडिक की बजाय बेसिक, जैसे FeO, अब हम क्या मिला दे इसमें? SiO2 डाल दिया, ये क्या काम करेगा इसमें? फ्लक्स का। ये क्या है? इम्प्योरिटी है। कैसी? बेसिक। तो फ्लक्स कैसा है? एसिडिक। ये क्या बना लेगा? FeSiO3, वही स्लैग बनेगी। कहने का मतलब ये है कि फ्लक्स को हम इम्प्योरिटी के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। अगर इम्प्योरिटी एसिडिक है फ्लक्स बेसिक डाल दो, स्लैग फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर इम्प्योरिटी बेसिक है तो फ्लक्स एसिडिक डाल दो, अगेन क्या होगा? स्लैग फॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे हम इजीली उस इम्प्योरिटी को निकाल पाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज थर्मोडायनेमिक। जो टर्म्स हमने यूज कर ली, तो थर्मोडायनेमिक टर्म आई है तो हम एक चीज को कैसे भूल सकते हैं? वो क्या? हमारी गिब्स एनर्जी। तो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स में गिब्स एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या है? गिब्स एनर्जी, जिसके अकॉर्डिंग डेल जी क्या है? डेल H माइनस T डेल। अब हमें पता है अगर हमारा इफ द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, तो उसके लिए कंडीशन क्या है? डेल जी मस्ट बी नेगेटिव। डेल जी कैसे होनी चाहिए? नेगेटिव। अब जो डेल जी है इसके नेगेटिव के लिए क्या कंडीशन है? डेल जी नेगेटिव कब आएगी? डेल जी नेगेटिव आ सकती है, केस बना लेते हैं, इफ डेल H इज नेगेटिव एंड डेल S इज पॉजिटिव।
तो ये भी ओरल टर्म नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस। अगर डेल एच है पॉजिटिव एंड टी डेल एस है नेगेटिव, मैंने टी डेल एस या डेल एस वाला ही पॉजिटिव है, डेल एस पॉजिटिव है तो ओवरऑल नेगेटिव है, एंड टी डेल एस इज ग्रेटर देन डेल एस तो भी क्या होगा, नेगेटिव आएगी, नेगेटिव डेल जी तो भी स्पॉन्टेनियस है। लेकिन ऐसा हो एंड डेल जी ग्रेटर देन टी डेल एस तो देन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर टी डेल एस ऑल्सो इंक्रीजेज, जिससे क्या होगा एट ए सर्टेन वैल्यू या आफ्टर ए सर्टेन वैल्यू टेम्परेचर जो डेल जी है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब अगर ये बड़ा है इससे और मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊं तो ओवरऑल टर्म बढ़ती जाएगी, एक टेम्परेचर तो ऐसा आएगा उसके बाद ये ज्यादा बड़ी हो जाएगी टर्म नेगेटिव वाली, तो क्या हो जाएगा डेल जी अगेन नेगेटिव, जिससे क्या होगा स्पॉन्टेनियस। और क्या कर सकते हैं, दो हम अलग अलग रिएक्शन ले ले कि डेल जी वन तो है मान लिया पॉजिटिव और डेल जी टू है नेगेटिव, और दोनों को मिक्स कर दे। कैसे, सपोज मान लिया एक रिएक्शन के लिए डेल जी की वैल्यू है प्लस की 0.25, दूसरे डेल जी की वैल्यू है माइनस की 0.39, तो ओवरऑल क्या आएगी डेल जी जो रिजल्टेंट है दैट इज माइनस के 0.14, इसका मतलब रिएक्शन अगेन फिजिबल है, रिएक्शन हो जाएगी। तो हम डेल जी अगर नेगेटिव हो गए तो ये प्रोसेस हो पाएगा, जिसके लिए अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा हमारा एलेंगन डायग्राम, उसे देखते हैं। तो अभी नेक्स्ट है हमारा एलेंगन डायग्राम। एलेंगन डायग्राम किस के बेस पर काम करता है, ये इस बेसिस पर काम करेगा कि जो रिएक्शन है उसकी फिजिबिलिटी पर, वो किसके अकॉर्डिंग, वो अगेन गिब्स एनर्जी पर, डेल जी पर। डेल जी अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन फिजिबल है, डेल जी पॉजिटिव है तो नॉन फिजिबल आएगी। अब इसके केस में क्या होगा, पहले हम मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे कोई भी मेटल है प्लस अगर मैं हाफ O2 दूं और ये मेटल के ऑक्साइड बना ले, ये सपोज एक्स लिए MX और ये आ जाए Y ऑक्सीजन। अब अगर ये आते हैं तो यहाँ पर हमें एक चीज और पता है कि जो डेल जी है अगर वो नेगेटिव है तो क्या हमारी रिएक्शन फिजिबल, अगर ये पॉजिटिव है तो नॉट फिजिबल। अब क्योंकि हमें पता है गैस के केस में जो एंट्रोपी है डेल एस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस है, वो क्या होती है मैक्सिमम। अब अगर वो मेटल से जुड़ के उसने मेटल ऑक्साइड बनाया तो डेल एस क्या हो जाएगा, यहां पर नेगेटिव, घटी है उसकी एंट्रोपी। डेल एस नेगेटिव है तो जो डेल जी है दैट इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, तो ये टर्म क्या होगी पॉजिटिव, डेल एच भी पॉजिटिव, तो इसके लिए यहां पर क्या आ जाएगी, यहां पर ये टर्म डेल जी, जितना ज्यादा डेल एस पॉजिटिव डेल जी उतना लेस नेगेटिव होता जाएगा। अब इसके केस में ये ग्राफ हमने बनाया है किस किस के रिस्पेक्टिवली, टेम्परेचर के और डेल जी के रिस्पेक्टिवली। जैसे सपोज ये एल्यूमिनियम के लिए है लाइन, ये जिंक के लिए, क्रोमियम के लिए, आयरन के लिए, कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए टू CO, ये लाइंस हमारे इंडिकेट करते हैं। अब अगर हमें ये देखना है कि गिवन जो भी रिएक्शन है उसका कहाँ पर ऑक्साइड से रिडक्शन होगा, यानी कि मेटल जो ऑक्साइड है ये मेटल में और ऑक्सीजन में कहाँ पर जाके टूटेंगे, किस टेम्परेचर पर। तो हम टेम्परेचर जब इंक्रीज करते जाएंगे एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर, अब ये देखो यहाँ पर डेल एस और डेल जी के केस में जब हमने लिया जहां पर ये डेल जी पॉजिटिव होगा तब जाके हमारी क्या आएगी रिएक्शन
बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब वो डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, वो ऑक्साइड टूट जाएंगे मेटल प्लस ऑक्सीजन में। उसके लिए हम क्या भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दूसरी मेटल यूज़ कर सकते हैं या कार्बन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमने स्मेल्टिंग या पायरोमेटलर्जी वगैरह में हमने किए हैं। वो ये उसी के बेस पर काम करेगा कि वो जहाँ पर एक्सीड करेंगे वहाँ पर वो डिकम्पोज हो जाएंगे। ये कई जगह बैंड क्यों है, वैसे तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट बनेगा बैंड अगर वो अपने फेज वगैरह चेंज करते हैं तब के लिए है। अब इसमें इसकी जो लिमिटेशन रही वो क्या रही एलिंगन डायग्राम की, इसकी एक तो लिमिटेशन ये रही, इसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि वो रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, लेकिन उसका काइनेटिक्स नहीं देख सकते। हम ये बता सकते हैं कि उस रिएक्शन का उस टेम्परेचर पर रिडक्शन होगा नहीं होगा, कुछ मेटल का ही होगा जैसे गोल्ड का है या Hg वगैरह का है, इनका ही हो पाएगा सिर्फ हीट करने से, अदरवाइज हम कोई रिएजेंट यूज़ करेंगे तो रिएजेंट यूज़ करके भी उस किस टेम्परेचर तक रिडक्शन होगा या नहीं होगा, सिर्फ फिजिबिलिटी पता चलेगी। रेट ऑफ रिएक्शन या केमिकल काइनेटिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी, ओनली फिजिबिलिटी बताएगा ऑफ रिएक्शन, नॉट इट्स केमिकल काइनेटिक्स। और क्या लिमिटेशन रहेगी, दूसरी लिमिटेशन ये हमारे मेन ये रहेगी कि इसके अकॉर्डिंग तो सारे के सारे रिएक्शन, जैसे यही रिएक्शन है इसके अकॉर्डिंग तो क्या आएगा, इसमें इक्विलिब्रियम आएगा। या सपोज हमारे पास कोई मेटल ऑक्साइड है, हमने कोई रिएजेंट डाल दिया, रिड्यूसिंग एजेंट डाला, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स मेटल प्लस ए के साथ में क्या आ जाएंगे ये ओ, जो भी है वाई मान लिया मैंने डाल दिया वाई ए ओ। तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या होगा, यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम आएगा, और इक्विलिब्रियम जरूरी नहीं हर एक में आए, हो सकता है ये सॉलिड स्टेट बना रहे हो तो इक्विलिब्रियम नहीं आ पाएगा, यहाँ पर भी इसकी लिमिटेशन आई थी। इसके अकॉर्डिंग सारे के सारे इक्विलिब्रियम रिएक्शन बन जाएंगे। तो ये थोड़ा बहुत एलिंगन डायग्राम के बारे में है। इसके बाद नेक्स्ट हम थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स देखेंगे ब्लास्ट फर्नेस पर, वो भी आपके 10th क्लास में आया था आयरन के ऊपर, नेक्स्ट टॉपिक है।